टॉपिक बहुत ही और इंतहाई इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले? Am I audible? Am I audible? You people are monitored कि आप कितने बजे लिंक ज्वाइन किए एंड देन आप कितने बजे कौन कौन अवेलेबल है क्लास के अंदर। आपके अकॉर्डिंग टू दैट आपकी अटेंडेंस मार्क होती है। नेक्स्ट स्लाइड। Okay. As we have discussed that legal writing and mooting skills, there are two different things. Legal writing means when we draft a suit, when we draft an application, when we draft a legal notice, or anything we are drafting, जब किसी चीज को जब हम लीगली कोर्ट के अंदर पेश करते हैं या कहीं और जो कागज आपका लीगली होता है, तो जो लीगल ड्राफ्टिंग से मुराद है दो थिंग्स, दो ड्राफ्टिंग रिलेटेड टू लीगल। द सेकंड, the most important is mooting. Mooting basically आपकी जिस तरह आप अदालत में जाते हो, अब देखें आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक जो वकील होता है उसने अपने अपने क्लाइंट को जब सुनना होता है उसको पूरा मसलों को सुनने के बाद क्या करता है, वो उन मसलों को, उन फैक्ट्स को, उन मामला को क्या करता है, लीगल ड्राफ्टिंग में इनपुट करता है। लीगल ड्राफ्टिंग में के एक पूरी प्लान तैयार करता है, पूरा ड्राफ्ट तैयार करता है। उस ड्राफ्ट को अच्छा सा तैयार करके फाइल बना के उसके साथ अटैचमेंट या जो रिलेवेंट एविडेंसेस आर द डॉक्यूमेंट अटैच करके वो कहाँ सबमिट करता है, कोर्ट को सबमिट करता है। पहली चीज आपकी जो लीगल राइटिंग में आती है। सेकेंडली मूटिंग की जब बात करते हैं तो मीन द ओरल एडवोकेसी। ओरल एडवोकेसी मीन जब वकील वो फाइल अपनी पेश करता है अदालत में, उसके बाद उसको प्लीड करता है, हाउ ही इज प्लीडिंग हिज और हर केस, वन थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि भाई आप लोग कोर्ट के एटिकेट्स, कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस and the way you are presenting your case, the way you are dressing, the way you are arguing, all the things which we will read or we will study in the mooting. So अभी समझ लें कि दो चीजें हैं, एक लीगल राइटिंग। लीगल राइटिंग की जब बात हो रही है तो मतलब क्या है, वो आपकी ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं। मूटिंग की जब बात कर रहे हैं उससे बड़ा क्या है, ओरल एडवोकेसी। So the today's topic is totally around when an advocate is pleading case in the court and when he is drafting suit or case which is submitted to the court. So in those things related हमारे पास है। This is the very important question of your assignment brief. This is the task 3 your assignment brief में क्या है। अच्छा, आप पढ़ते हैं legal writing या mooting skills basically both are the crucial or the important components of किस चीज के legal methods में the ability to communicate effectively in writing and orally written evidence। जब एक क्लाइंट आता है वकील के पास, I mean the barrister or the solicitor, to whom he is briefing the whole issue, the whole facts which were happened with him, वो आपको उस बंदे को, उस वकील साहब को बताता है कि मैं कहीं से जा रहा था, मेरे साथ इशू हुआ या मैंने किसी के साथ इशू किया, कोई इशू हो गया है, तो पूरी बातें आके उसको बताता है। वकील साहब पूरी बातों को सुनने के बाद उनको पोर्ट्रे करता है एक अच्छे खूबसूरत ड्राफ्टिंग, जिसको आप बोलते हैं लीगल राइटिंग।
अब लीगल राइटिंग या जो आपका ड्राफ्ट होता है, which is the image or which is the communication of that person जिसके साथ क्लाइंट के साथ वो मसला हुआ है। मतलब जो ड्राफ्टिंग की जितनी चीजें होंगी, सूट की चीजें होंगी, तो सारी आपकी वो बातें नाउ यू आर क्या कर रहे हैं, आपने इसको ड्राफ्ट की शक्ल में जैसा आपके सामने है। Secondly, when you are pleading, when you are starting your case, at that time, that oral recognition, the communication of the client, now you are telling to the court. So there are two ways you can communicate. One is by drafting or by writing. Secondly, by oral advocacy, orally आप उसको So, are you clear? Yes, sir. इसमें कोई इशू है? No, sir. Yes. हमारे समझ में आ रही है कि ड्राफ्ट लीगल राइटिंग और मूटिंग की अंदर डिफरेंस पता चल गया है। मोहम्मद वकार, मुजम्मिल अमजद एंड उस्मान खान, आर यू क्लियर? देखें, आप क्लास में रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लिटरली यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट ऑफ दिस सेशन। So before proceeding further, what is legal writing? We will discuss the importance of legal writing, the definition of legal writing, and we will discuss an example. So legal writing की definition क्या है? Legal writing basically involves the creation of legal documents such as legal opinions, memoranda, contracts and court pleading. जब हम बात करते हैं कि लीगल राइटिंग की, तो उसमें हमारे सामने क्या ध्यान में आता है? तो वो कहता है कि 4-5 चीजें आती हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हैं, ये आपका क्या है? लीगल राइटिंग है, ठीक है ना? एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सारा। Secondly, legal opinion. When you are the legal advisor of a company or an institute or of whatsoever, जब आप सब चीजें मानते हैं, जिसमें आप अपनी लीगल ओपिनियन देते हैं, तो वो क्या होती है? वो भी आप एक राइटिंग में जब बताते हैं। तीसरी चीज आपकी कोर्ट प्लीडिंग। कोर्ट प्लीडिंग की जब बात आती है, इट मीन्स के कोई भी केस आप सूट करते हैं, सूट दायर करते हैं, फाइल करते हैं, उसके अंदर जितनी भी चीजें जो आप लिखते हैं, वो सारी आपकी कोर्ट प्लीडिंग्स में। सपोज करें आप कोई सिविल दावा दायर कर रहे हैं लीगल, तो लीगल ड्राफ्टिंग के अंदर आपकी ये चीजें आती हैं: लीगल ओपिनियन, कॉन्ट्रैक्ट, मेमोरेंडा एंड कोर्ट प्लीडिंग्स। कोर्ट प्लीडिंग्स में बात करते हैं कि क्या जो फाइलिंग, जो सूट, जो ड्राफ्ट आप तैयार करके आप कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं, कोर्ट में जो प्लीड करेंगे। द इम्पोर्टेंस ऑफ mooting, the importance of legal writing is basically is the fundamental skill for law student and professional, as it is the primary means of communication in the legal field. आपको एक चीज का पता होना चाहिए, देखें कम्युनिकेशन जो होती है, effective communication, अच्छी communication, it can be of multiple modes. One is in the writing, when you are sending a letter, sending an application, sending any other thing, even जो आपके राइटिंग के मोड होता है, उसमें अगर आपने अपनी उस बातों को सही तरह पोर्ट्रे किया है, सही तरह लिखा है, तो अगला बंदा आपकी उधर होने की जरूरत नहीं। वो आपका लेटर, आपकी एप्लीकेशन itself describing each and everything. So this is the one way. Second way is orally. When you are presenting your issue, you are presenting your facts, you are presenting your dialogue to anyone with orally, of जबान से बात करते हैं, अगर उनको आप अच्छे तरीके से वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे, बोलेंगे, तो the other person
who will listen you, the other person who will understand you very easily. So the communication is a very important part for our life. But when हम जब बात करते हैं एज ए लॉयर की, लीगल प्रोफेशंस की, या वैसे ही प्रोफेशनल्स जो लोग होते हैं उनकी लीगल राइटिंग की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर द स्टूडेंट, फॉर द प्रोफेशनल, फॉर एवरीवन. So writing, when we are talking about writing means जो आप ड्राफ्ट करने के लिए, when we are talking about specific legal writing, it means that those can be legal opinion, legal आपकी जो contractual, आपकी opinion, memoranda और the court pleading सारे आपके सूट आ जाएंगे. So this basically this is the definition and importance of legal writing. अगर एक बंदा आपका सीनियर लॉयर आपको टास्क देता है, कोई आपको सिनेरियो बताता है कि ये इस तरह का सिचुएशन है, अब आपने इसके ऊपर मुझे रिसर्च करके एक पूरा सूट तैयार करके देना है. आप क्या करते हैं, सबसे पहले रिलेवेंट लॉ सर्च करते हैं, रिलेवेंट लॉ कौन से हैं, रिलेवेंट लॉ को लिखते हैं. उसके बाद प्रेसिडेंट आप केस आप देखते हैं, कोई कौन से केस लॉ जिससे मिलते जुलते हैं, या इस पे एप्रोप्रिएट करते हैं. उन सब बातों को आप एक वेल रीजन या जो वेल रीजन आर्गुमेंटेशन कर देंगे, अपने उत्पाद को सबमिट कराते हैं. सो दैट इज द होल रिसर्च और द होल एफर्ट you have made, which is in the shape of, which is in the form of writing before your senior. So this is the basic definition and basic understanding of legal writing. Clear? लीगल राइटिंग बेसिकली अगर यूके के हम कॉन्टेक्स्ट से बात करें कि द लीगल राइटिंग इज अ स्किल ऑफ ड्राफ्टिंग क्लियर, प्रिसाइज एंड लीगली साउंड डॉक्यूमेंट फॉर वेरियस पर्पस, सच एज आपकी जो कौन कौन इनको यूज करता है, रिटन मटेरियल कहाँ लॉयर होते हैं, जजेस होते हैं, एकेडमिक्स या एकेडमिया के जो लोग हैं, या लीगल प्रोफेशनल हैं. नमस्कार एक स्टूडेंट है, मैं इनको बता रहा हूँ तो आवाज आ रही है आपको? उस्मान उस्मान ये जो जब बात करते हैं ना हम लीगल राइटिंग की, अब लीगल राइटिंग को यूज करने वाले लोग कौन हैं? सबसे पहले वकील हजरात हैं, उसके बाद जजेस हजरात हैं, उसके बाद जो एकेडमिया के लोग हैं, एकेडमिया में बड़ा जो जूरिस्ट हैं या जो किताब लिखते हैं कानून की या कानून से रिलेटेड आर्टिकल्स, ब्लॉग, इस तरह की चीजें लिखते हैं जो एकेडमिया के लोग हैं. लीगल प्रोफेशनल्स लोग होते हैं. अब ये सब जब भी अपनी राइटिंग यूज करते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर, तो वो लीगल राइटिंग यूज करते हैं, चाहे वो लीगल नोटिस बनाते हैं या मैंने बात की कोर्ट के कोई मैटर्स की जवाब दें या वो प्लान बनाए, तो वो सब जब ये बनाते हैं ना, अब वो लीगल राइटिंग या लीगल ड्राफ्टिंग अच्छी क्यों आती है हमारे प्रोफेशन में? क्यों ड्राफ्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. द रीजन बिहाइंड that is the communication way. If your writing is very professional, if your writing is very vocabulary अच्छी यूज की हुई है, sound reasons and sound logic, I mean कि जो अच्छी बातें आपने उसको पोर्ट्रे की हैं, अगला बंदा आपकी राइटिंग को पढ़ते ही समझ जाता है and he can be convinced by your writing. So drafting is a skill. Got it? अच्छा, अब हम
थोड़ा मजीद लीगल राइटिंग पे एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर दोज एग्जांपल्स ऑफ लीगल राइटिंग. द फर्स्ट वन इज लीगल ओपिनियन एंड एडवाइस. ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट टाइप ऑफ लीगल राइटिंग. ये क्या होती है? लीगल ओपिनियन आर रिटन असेसमेंट provided by lawyers to clients regarding the application of law to a specific fact or situation. एक क्लाइंट है, वो आता है, अपना पूरा मसला बताता है वकील साहब को. वकील को कहता है मुझे आपकी ओपिनियन है, आप क्या समझते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए. वकील उनकी फैक्ट्स को, उनकी सिचुएशन को, उसकी प्रोपोजिशन को मद्देनजर रखते हुए रिलेवेंट लॉ देखेगा, रिलेवेंट केस लॉ देखेगा. उसकी जो बेस्ड ओपिनियन होगी ना, फादर बेस्ड इंटरेस्ट ऑफ दैट क्लाइंट, so he will write, he will portray in a legal opinion, he will draft a legal opinion. वो legal opinion उस क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा, या वो legal advice क्लाइंट को प्रोवाइड करेगा. But this is the legal opinion from my side, which is totally just to saying that in front of proposition और सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट को. तो आपकी जो लीगल ओपिनियन होती है, लीगल एडवाइस होती है, जब आप किसी क्लाइंट को देते हो, एक कॉर्पोरेट कंपनी, एक शोरूम है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो अच्छे लॉयर को, कॉर्पोरेट लॉयर को हायर करती है कि हम एक बाहर की कंट्री जो है उसकी एक कंपनी से मुआहदा करने जा रहे हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का. तो आप बताएं हमारे बेस क्या इंटरेस्ट होगा, हम जो चीजें अपने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखें, तो अपनी ओपिनियन दें, एडवाइस दें. दैट पर्सन, द प्रोफेशनल लॉयर हु विल राइट दोज ओपिनियंस व्हिच आर इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, वो फिर अपने ओपिनियन में जो देगा ना, उनको एक रीजन आर्गुमेंट्स की शक्ल में 1 पॉइंट 2 3 4 3 पॉइंट्स हैं, थैंक यू, वो चीजें बता के उस कंपनी को प्रोवाइड करेगी. कंपनी उनकी लीगल एडवाइस को एक सीरियसली लेती है, दो एडवाइस आर फ्रॉम द प्रोफेशनल में. आपकी ड्राफ्टिंग इटसेल्फ डिस्क्राइबिंग द आपकी कितनी प्रोफेशनल है, आपकी कम्युनिकेशन कितनी इफेक्टिव है, आपकी ड्राफ्टिंग का स्किल कितना पावरफुल है, इंप्रेशन अच्छा होता है. व्हाट इट. अब देखें, अगर आप जज हैं, कोर्ट में बैठे हैं, दो वकील आते हैं, एक वकील की जो फाइल आती है व्हिच इज वेरी वेल प्रेजेंटेड, एक फाइल है, उसके अंदर पहले पेज पे नंबरिंग दी हुई है, पहले स्टेज पे 10 पेज तक, उन 10 पेजेस के अंदर जो फॉन्ट साइज है, इसकी जो फॉर्मेटिंग है व्हिच इज वेरी परफेक्ट, आपकी जो बातें हैं ए से लेकर जेड तक अगले बंदे को कहानी की तरह समझ में भी आ रही है. आपने कोई ऐसी एम्बिग्यूअस वर्ड भी यूज नहीं किया, एम्बिग्यूअस चीजें भी नहीं की. एम्बिग्यूअस की मुराद है कोई कॉम्प्लेक्स, कोई परेशानी वाली, कोई पेचीदा जो अगले बंदे को ना समझ में आए. फिर आपने रिलेवेंट अटैचमेंट से मुराद ये जो कागजात उस फाइल के साथ जो करीब हैं, जो लगते हैं, जिनका जरूरी था पेश करना, वो आपने वो एग्जिबिट के तौर पे या एनेक्स के तौर पे स्क्रीन से लगाए. फिर उनके ऊपर आपने वो लगाए, स्टिकर्स लगाए, समझ रहे हैं, जो आप लगाते हैं मार्क या एनेक्स. इन सब चीज़ों को जब वो अदालत देखेगी तो इम्प्रेस होगी कि वकील साहब की राइटिंग इतनी अच्छी है, वकील साहब की ड्राफ्टिंग इतनी अच्छी है, वकील साहब की जो केस आई है उसने कितना फाइल को बड़े अच्छे तरीके से सजा के, ये दिस इज द स्किल, दिस इज द आपकी उसकी जो बड़ा अगले बंदे को कन्विंस करने का ये एक तरीका होता है. सही टाइम दूसरा बंदा अपनी एप्लीकेशन इसे ही खाली दे रहा है, उस पर जज का मूड अच्छा नहीं होता, इंप्रेशन वकील का खराब रहता है. वकील को पता ही नहीं हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर केस, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर फाइल, हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर ड्राफ्ट बिफोर द कोर्ट. सो ये चीजें वैसे छोटी will play an important role in every professional people की जिंदगी में.
उस्मान खान, अमजद आफाक, समझ में आई जहाँ तक लीगल राइटिंग की बात? यहाँ आपको क्यूली हो प्लीज ड्रॉप ए मैसेज या अनम्यूट करके मुझसे सवाल करें। अरे रिस्पॉन्ड क्लियर। अच्छा, अब इसकी हम कहते हैं a solicitor might provide a legal opinion to a client on a potential liabilities arising from a breach of contract and a business dispute. The opinion would analyze relevant contract law principles and provide advice on the client's legal position. Basically, अब वो बात कर रहा है कि अगर आप एक solicitor हैं, आप एक lawyer हैं, आपका काम होता है क्लाइंट को सुनना। यूके के अंदर मैं थोड़ा डिस्टिंग्विश करूं, एक होता है सोलिसिटर, एक होता है रजिस्टर। सोलिसिटर का काम होता है पहले स्टार्टिंग में कि जब क्लाइंट आता है, क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से वो सुनता है, उसके बाद सुनने के बाद वो उसको एडवाइस भी करता है, ओपिनियन भी करता है कि आपकी स्टैंडिंग मजबूत है या नहीं, वो बताता है रिलेवेंट चीजें और उनको कॉपरेट करता है। उसके बाद वो क्या करता है, उनकी इनके ऊपर रिसर्च भी सोलिसिट करता है, जो ड्राफ्ट पूरा जो कंप्लेंट बोलते हैं वो भी तैयार करता है। बैरिस्टर का काम है जस्ट टू प्लीड द केस बिफोर वो पूरा ड्राफ्ट सोलिसिट बैरिस्टर करता है। तो अब वो बात कर रहा है कि अगर एक बंदा है कंपनी में, उसको कंपनी वालों ने निकाल दिया या कुछ भी किया या वो अपनी गलती से निकालेगा, वो आके सोलिसिटर से मशवरा करता है कि मैं क्या करूँ, मैं कंपनी पे केस करूँ ना करूँ, मुझे ओपिनियन में लीगल एडवाइस में। तो सोलिसिटर उनकी बातों को मद्देनजर रखते हुए, सोचते हुए, बताते हुए, सुनते हुए आखिर में उनको एक लीगल ओपिनियन राइटिंग के फॉर्म में देगा। सपोज करें कि आपकी जान सपोज करें गलती थी, तो आपके ऊपर ये लायबिलिटी या रेमेडी हो सकती है, इनके ऊपर क्या हो सकता है, तो वो एक प्रॉपर कंसेंट आपको उनसे अवेल करता है। व्हाट है सेकेंड टाइप जो है आपकी लीगल राइटिंग की, वो है प्लीडिंग एंड कोर्ट डॉक्यूमेंट्स। जब हम बात करते हैं प्लीडिंग्स की, उस्मान खान आपने देखा होगा कि जो हमारे लॉयर हजरात हैं जो कहते हैं मैंने अपना कोर्ट में केस प्लीड किया। अब प्लीड करने से दो मतलब आते हैं, एक तो मतलब आता है आपने जाके ओरली अपनी बात को कम्युनिकेट किया अपने केस को वन। जब राइटिंग की बात करते हैं प्लीडिंग मीन्स के दोज एप्लीकेशन व्हिच आर इन द राइटिंग, ठीक है ना, वो आपका ड्राफ्ट आपका सूट वो आपने राइट डाउन करके जो जज साहब के सामने सबमिट किया है, जो आपके बोलने से पहले जज साहब के सामने जो फाइल आती है वो एप्लीकेशन आती है, चाहे वो रिटन स्टेटमेंट की शक्ल में हो या सूट की शक्ल में हो, वो क्या होती है आपकी, या आप क्लेम करते हो या डिफेंस में वो एप्लीकेशन देते हो, उनको बोलते हैं प्लीडिंग। ये प्लीडिंग्स कहाँ होती हैं, ये आप उधर कोर्ट में सकते हैं। सपोज करें मिसाल है, a barrister drafts a statement of claim on behalf of a client in a civil litigation. The statement of claim outlines the facts of the case, legal basis for the claim, and the relief sought for. हम एप्लीकेशन में मिसाल देता हूँ शरिया में, आप एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल हैं, आप एक कंपनी में काम करते थे, आपको कंपनी ने हायर किया कि हम आपको हर महीने की एंड पे 50,000 रुपये देंगे, ठीक है। आपने पहला महीना काम किया, आपको पैसे मिले, अगले महीने की 15 तारीख को आपको उन्होंने निकाल दिया। अब आपका विदाउट गिविंग एनी नोटिस, विदाउट प्रायर इन्फॉर्म आपको निकाल देंगे। अब आप आते हैं वकील के पास, वकील कहते हैं कि मैं क्या करूँ, वकील कहता है उन कंपनी ने आपसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपने कॉन्ट्रैक्ट लगाओ कि वो जब भी निकालेंगे 1 मंथ पहले नोटिस देंगे, दूसरी चीज जब भी निकालेंगे तो जब पे जो आपने देना स्टार्ट किया। अब आपका सपोज करें मैं एज ए लॉयर आपका सूट दायर करता हूँ कोर्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या मैं उनसे डैमेजेस भी क्लेम करता हूँ, ठीक है, या उनको फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस करता हूँ कि आप मुझे रखें, अपना पार्ट पूरा करें, मैं अपना करूँ,
आप इमेजेस क्लिक करते हैं, उसके अंदर आप अपनी पूरी कहानी बताते हैं, लीगल रिलेवेंट चीज़ें आपके सपोर्ट में होती हैं वो बताते हैं, यू आर सीकिंग फ्रॉम द कोर्ट, आप कोर्ट क्यों आए, कोर्ट से क्या हेल्प नहीं है, तो वो कोर्ट से उसको कहते हैं रिलीफ, या जो आप जो मांगना चाहते हैं वो कोर्ट से मांगते हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिट। तो सारी चीज़ें लिख के डॉक्यूमेंट्स होता है, एप्लीकेशन होती है, अब वो एक आपकी राइटिंग में आती है। तो दिस इज द कोर्ट प्लीडिंग्स जो आपकी एक एप्लीकेशन आती है। तो ये भी आपका राइटिंग का एक फॉर्म है, राइटिंग का एक मोड है, जो कम्युनिकेटिंग टू द अदर पीपल। The third one is the example which is called contracts or agreements. क्वेश्चन था जी सवाल करें प्लीज। सर, अगर ओरल एग्रीमेंट होता है तो उसमें क्या होगा? ये आपका सवाल है या ऑनलाइन वालों का नहीं है? सर, मेरा अच्छा, आपका सवाल, आप कहते हैं कि अगर ओरल एग्रीमेंट हो तो देखें, आपने कॉन्ट्रैक्ट का में एक चीज पढ़ी है, जो हमारी अदालतें होती हैं वो एविडेंस ये है। अब अगर आपका किसी बंदे के साथ ओरल एग्रीमेंट हुआ है, यू हैव नो एनी एविडेंस, तो सबसे पहले तो यू हैव टू जस्टिफाई योरसेल्फ दैट आपने उसके साथ कोई ओरल एग्रीमेंट किया। या तो आप 2 या 3 साउंड मनी आंखिल वाले बंदे लेकर आओ, वो जो आपको टेस्टिफाई करें, आपकी 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 टेस्टिमनी दें, शहादत दें, यू आर सेइंग वेरी स्टेटमेंट ट्रूथफुल है, स्टेटमेंट ट्रू है। वो नहीं तो आपको इन्हें किस तरह नहीं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये कहा है कि जब आप लेन देन करते हो बिजनेस की मामला की, तो यू शुड राइट इट। आप उनको तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लिखा है। निकाह जो होता है, निकाह तो अगर इस्लामी उसमें कहें वो तो अरेबिक की कुछ चीज़ें आप कह तो निकाह हो जाता है, अपना आपको रखना है। निकाह इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो आप जब भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो देयर शुड बी ए राइटिंग, देयर शुड बी ए एविडेंस एटलीस्ट व्हिच इज प्रोटेक्टिंग द बोथ पार्टीज। हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट आर रिटन डॉक्यूमेंट दैट फॉर्मलाइज लीगल रिलेशनशिप एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। अब वो बात करता है कि जब दो पार्टी, दो आम बंदे, दो कंपनी, दो कंट्री आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एमओयू साइन करते हैं कि हम आज के बाद मेरी ये लायबिलिटी की ड्यूटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो बताते हैं कि हमने चीजें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करनी है या कुछ नहीं करनी। तो आप उस सब चीजों को कॉन्ट्रैक्ट की उसमें लिखते हैं, उस पूरे फॉर्म में, उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं, ठीक है। अब दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट is the evidence for the both parties, which is protecting the both parties from any type of damage, any type of violation, which is the primary thing जो आपको कर रही है आपकी लीगल पे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो होते हैं, जब आप ड्राफ्ट करते हैं, लिखते हैं, वो राइटिंग की शक्ल में होते हैं, तो वो जो ड्राफ्ट है वो आपका क्या है, वो भी लीगल राइटिंग है। example is legal memoranda. अब legal memoranda क्या है, आप क्या करेंगे तो सुन रहे हैं। Legal memoranda basically an internal document prepared by lawyers to analyze legal issues, research findings, and advise clients or police. Suppose giving the scenario or giving the example, a junior associate in a law firm might prepare a memorandum analyzing the potential liability of the client. The memorandum would summarize relevant case law, statutes, and legal principles and provide recommendations for the client's defense strategy. बेसिकली लीगल मेमोरेंडम की जब बात करते हैं, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास कोई क्लाइंट आता है, चलिए समझ रहे सर वो मैसेज आया था अली कमर का भी चेंज कर दें माइक।
इन्वेस्टिगेट। आवाज आ रही है अली कमर? सर वो आईटी वाला उसका मैसेज अभी हो गया। लीगल मेमोरेंडम बेसिकली एक ऐसी ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसी समरी बनी होती है जिसमें क्लाइंट की जो क्लाइंट ने कुछ किया हुआ है, कोई इशू किया है, मसला किया है, तो उसके अगेंस्ट में क्या क्या चीजें हैं, उसकी फेवर में क्या चीजें हैं, उनको दोनों को जो रिलेवेंट लॉ फेवर में लगते हैं वो लॉयर क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या रिकमेंड कर रहा है कि क्या हमें इकदाम लेने चाहिए फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ यूर क्लाइंट। तो लीगल मेमोरेंडम इज बेसिकली कंटेनिंग दीज, वो आप राइट डाउन करते हैं, वो भी एक लीगल राइटिंग। उसके बाद आती है एकेडमिक राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग क्या होती है ना मुजम्मिल? एकेडमिक राइटिंग जवाब दे रहे हैं? टाइपिंग कर रहा है। एकेडमिक राइटिंग बेसिकली क्या होती है, कुछ स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं, कुछ एसेज होते हैं, या फिर थीसिस होती है, डिस्कशन, डिबेट इश्यूज, और जो आपके रिफॉर्म्स प्रिंसिपल्स, ऐसी चीजें जो मतलब कि आप सपोज करें कि एक लॉ का प्रोफेसर है बड़े अच्छे इदारे में, कोई आर्टिकल पब्लिश करता है सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर कि किसी भी कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर हाउ इट वर्क्स। सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स दैट एवरी इंस्टीट्यूट work independently, but there should be a check and balance on every unit. Because separation of power, अदलिया, जुडिशरी जो है हमारी, और पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव, थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ स्टेट. Every pillar has to work independently, but they have to check and balance on one another. अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास करती है, पेश करती है जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द सोसाइटी है, देन उसको जुडिशरी करनी चाहिए, जुडिशरी ओवरसाइट करती है। इसी तरह एग्जीक्यूटिव के किसी पार्ट को पार्लियामेंट भी क्वेश्चन कर सकती है। तो बेसिकली प्रोफेसर अगर कोई सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर जबरदस्त आर्टिकल लिखता है, पब्लिश करता है, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, एकेडमिया राइटिंग बोलते हैं। वो भी आपकी लीगल राइटिंग में अंदर आ जाता है, एकेडमिक राइटिंग कि वो बंदा अपनी पूरी बात काम प्रोपेल कर रहा है। जिस तरह हम अखबारों में आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि भाई मलिया लोधी का आर्टिकल पढ़ना है, भाई हसन निसार का आर्टिकल पढ़ना है, भाई जावेद चौधरी का पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उनकी आर्टिकल्स अच्छे पोर्ट्रे हुए होते हैं, अच्छी कहानी की तरह होते हैं। वो जो बातें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, कोई तो अपनी राइटिंग में अपनी बात बोलते हैं। So the best way of delivering, communicating your knowledge, communicating your everything, या तो आप ओरली करेंगे या तो राइटिंग में करेंगे। सो जब ओरली करें तो बड़े खूबसूरत अंदाज से करें, राइटिंग में करें तो आपकी राइटिंग इस तरह की होनी चाहिए अल्लाह ताला पढ़ने वाला है नेक्स्ट तरह। तो दिस इज द बेसिक ऑफ राइटिंग। अब there are some key characteristics of legal writing. कहता है कुछ बुनियादी चीजें बहुत जरूरी हैं for a better writing, for a better communication in writing. सबसे पहले कहता है कि आपकी बातों के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। आप एज ए वकील हैं, कोर्ट में कोई पेश कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो योर एप्लीकेशन शुड बी क्लियर।
क्लियरिटी के बाद बात करता है स्पेसिफिक या प्रिसाइज। आप अपनी बात को बजाय 10 सेकंड में लिखने के आप उसको एक पेज पे लिखें, इतनी प्रिसाइज करके लिखें, अगला बंदा आपकी बात को समझे। तो क्लैरिटी एंड प्रिसाइज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पीडीपी आपने ये करना है। सेकेंडली फॉर्मल टोन। फॉर्मल टोन मीन्स के व्हेन यू आर राइटिंग ए आर्टिकल, व्हेन यू आर राइटिंग ए लीगल नोटिस, when you are drafting a case, then your each word should be formal. Formal means your tone, your everything. Like legal writing typically uses a formal tone. In technical legal terminology appropriate to the subject matter and ideas. आप वकील हैं, अपनी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो आपकी बातों के अंदर लीगल टर्मिनोलॉजी ज्यादा होनी चाहिए। लीगल जो बातें हैं ना आपकी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे की बजाय आपके उसके स्लैंग वर्ड यूज कर रहे हैं, बजाय आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, वो एप्रोप्रिएट नहीं। सो योर राइटिंग, योर आर्टिकल, योर लीगल नोटिस, योर लीगल मेमोरेंडम, anything which is in the writing, firstly that should be clear, that should be specific. Secondly, it should be carry the formal tone. Third one is logical structure. Logical structure से मुराद है, सपोज करें मैं आपको एक बात बताता हूँ, एग्जाम्पल। एक खातून आती है आपकी क्लाइंट है, वो कहती है मैंने अपने हस्बैंड से मैंने 2020 में शादी की, ठीक है, हमारी शादी इस्लामाबाद में हुई और शादी के बाद 1 साल बाद बच्चा हुआ, उसके बाद हम यूरोप चले गए, वहाँ से वापस आए तो हस्बैंड ने मुझे तशद्दुद करना शुरू किया, हमारी अनबन हो गई, इसकी वजह से अब हमें सेपरेशन खुला जाएगा। तो ये कहता है ओके ठीक है, मैं खुला का डिवोर्स का केस दायर करता हूँ उस बंदे को, आप खुला का सूट पर खुला दायर करते हैं। अब अगर आपकी जो बातें हैं आप शुरू करते हैं, हम यूरोप में थे 2022 में, हमारी शादी बच्चा हुआ 2021 में और हमारी शादी 2020 में। लॉजिक उस तरह नहीं है, आप यहाँ शुरू करें, यू स्टार्ट विद दैट भाई मैं लॉयर कानून का, ठीक है, मुझे इसमें कोई राइट नहीं है टू लीड द केस, जो आप देखते हैं स्टार्टिंग में ऊपर कोर्ट का नाम आ गया, पार्टी आप किसी तरफ से किसके ऊपर केस कर रहे हैं, केस का टाइटल क्या है वो लिखा, शुरू करते हैं कहानी यहाँ से कि हम 2020 में कहीं किसी जगह पे मिले, हमारी अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग अच्छी हो गई, हमने एक दूसरे को प्रपोज किया, हमारी शादी हुई 2020, आफ्टर 1 ईयर हमारा एक बच्चा हुआ, उसके बाद हम यूरोप थे, वहाँ हमारा अनबन हुई, वापस आए तो अब मुझे उसने तशद्दुद किया कि नहीं अब मुझसे खुला हो गया। ये कहानी इस तरह पोर्ट्रे करें कि जज को भी सुनने में मजा आए, जज को पढ़ने में समझ में आए, इट शुड बी लॉजिकल इन द सीक्वेंस। जब मैं बात करूँ लॉजिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपकी डॉक्यूमेंट्स में स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। दूसरी बात लॉजिकल स्ट्रक्चर से मुराद है आपकी इसमें मैं ऐड करता हूँ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग हमेशा बेटर करती है, आपकी राइटिंग इस तरह का फॉर्मेट यूज करेंगे तो पढ़ने में भी ना आए, तो फॉर्मेट हमेशा अच्छा होती है। कौन सा वर्ड बोल्ड में हो, कौन सा वर्ड दूसरे उसमें हो, कौन सा वर्ड इटैलिक्स में हो, कौन सी आपने जस्टिफाई कैसे करना है अपनी लाइन को। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग इन योर ड्राफ्ट। लीगल अल्लाह अपना ऑनलाइन वाले अल्लाह जा रहे हो, मुझे नहीं लगता आप जा रहे हो। अच्छा अभी तक की कोई क्यूरी है पूछें अपना। उस्मान खान, उमेर, मुजम्मिल, इज़हार, ये चीज़ें आप लोग को सही समझ में आ रही हैं? काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ फॉर फ्यू मिनट्स। उस्मान खान अपने आप को अनम्यूट कर ले थोड़ी देर के लिए, मैं भी तो सुनो ना कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रही है आप लोगों को बातें। उमेर अकरम और इज़हार एंड मुजम्मिल अमजद,
I'm here. जी उस्मान। जी सर। उस्मान, ये आपके बाकी कुलीग किधर हैं? इज़ार और उमेर एंड मुजम्मिल? They must be here. I don't know. No idea. Sometimes, because of this Microsoft Teams, we have issues writing messages, listening to the calls, even with our mics. I still think Zoom was a better choice. आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है उस्मान खान, मुझे समझ में नहीं आ रही। सर मैं कह रहा हूँ कि आई थिंक जूम करना चाहिए आईटी वालों को, बिकॉज ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इज नॉट दैट ग्रेट. इट कीप्स ऑन हैविंग इश्यूज. ओके, गॉट इट। बाकी आपको चीजें तो समझ में आ रही है ना कि मैं जी क्या? जी, योर वॉइस इज लाउड एंड क्लियर. चलें, दैट्स ग्रेट। And the further is which is a very crucial part is legal analysis and persuasive analysis. Legal analysis, it means that your writing should involve rigorous analysis of statutes, case law, regulation and legal principles relevant to the issues at hand. जब आपका क्लाइंट आपको कोई अपना मसला बताता है, प्रोपोजिशन बताता है, इशू बताता है, जब आप उसको रिसर्च करते हैं, रिलेवेंट लॉ देखेंगे, आई मीन स्टेशंस, रिलेवेंट केस स्टडीज पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट्स को देखेंगे, एंड बाकी जो रेगुलेशन है उसकी रिलेटेड, उन सबको मद्देनजर रखते हुए आप अपना क्लेम बनाते हैं. Audit to your analysis, meaning the legal analysis should be very clear, should be very strong, that you have a very good grip on your case. जब आपको legal analysis का पता होगा, legal चीजों का पता होगा, तो आप अपने client को अच्छे तरीके से convince कर सकेंगे, at the same time you can convince judge as well. उसके बाद आती है persuasiveness, whether advising clients or presenting arguments in both legal writing and to persuade the reader on the validity of the legal position. Persuasiveness संवाद है, आपकी writing, आपकी बातें इस तरह की पढ़ रिव्यू, बंदा उससे आपसे impress, एक बड़ी अच्छी चीज आपने तो pursue करना, persuade से या persuasiveness से अपनी बात को अगले बंदे को कायल करना. जो बात कर रहे थे आपकी क्लियर होनी चाहिए ना, या प्रिसाइज कम्युनिकेशन होनी चाहिए. जब आप लीगल नोटिस भेजते हैं, केस करते हैं, कोई मेमोरेंडम तैयार करते हैं, कुछ भी, तो वो आपकी राइटिंग के अंदर कुछ चीजें जरूरी हैं. एक तो आपकी राइटिंग क्लियर है, प्रिसाइज हो, साफ सुथरी हो, समझ में आनी चाहिए. बजाय 10 बातों को 10 लिखने के आपको एक ऐसी बात करो जिसको प्रिसाइज या जैसी होते हैं, समझ में आ जाए, पूरा कर. यूज प्लेन लैंग्वेज, हमेशा अपनी राइटिंग में सही साफ सुथरी कॉमन जो है ना आप अपनी वो यूज कर रहे हैं. अवॉइड अननेसेसरी जार्गन या जो मैंने स्लैंग की बात की, हम ऐसे ही बातें कहानियां बाकी चीजें इस तरह डालते हैं, एक्स्ट्रा अननेसेसरी हो ना डालें. जो रिलेवेंट चीजें हो, रिलेवेंट वर्ड्स वो यूज करें. To ensure that your written work is easily understandable, आपका जो वर्क है, आपकी जो राइटिंग है, इस बंदे के सामने जाए, पढ़ के देख के करे कि अगले बंदा पूरा इतना कॉन्फिडेंट है, इतना कमाल है इसकी राइटिंग करने की. सिंपल वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स, 10 बातों का एक बात को कम्युनिकेट कर देंगे. उसके बाद जो बात कर रहा है लॉजिकल आपकी और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन के बाद ये आप अपनी फाइल तैयार करते हैं, जो मैंने खुला पूरा केस तैयार किया. केस के बाद जो पहली चीज आप अपने वकालतनामा बनाने के बाद वो सारी डॉक्यूमेंट्स रिलेवेंट करने के बाद आप पहला डॉक्यूमेंट लगाते हैं सीन ऐसी इसका उस खातून का, उनके बच्चे का बेफॉर्म, फिर निकाहनामा, ठीक है,
मतलब अगर पहले निकाहनामा रखते हैं तो बाद में बाकी ये चीज़ें, उसके बाद जो रिलेवेंट आपके पास अटैचमेंट है, एविडेंस है, वो आप प्रोवाइड करते हैं। फिर एक फाइल में तैयार करते हैं, आपकी पूरी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए फाइल पूरी। साइटेशन एंड अथॉरिटी, साइटेशन एंड अथॉरिटी की बात ये है, जब आप अपनी ये वैसे आपकी असाइनमेंट जो होती है जिसमें आप अपना यूज करते हैं हार्वर्ड रेफरेंस, ये इसी तरह अकेडमिया के लोग होते हैं जो आर्टिकल लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, वो एक मेथड यूज करते हैं, या वो स्कोला राइटिंग होती है या जो उनका हार्वर्ड होता है, 3-4 तरह के फॉर्मेट होते हैं। दूसरा आप साइट करते हो, रेफरेंस करते हो। ये मैंने इस चीज को इतनी रिसर्च की है, आप यू आर रेफरिंग सम पॉइंट, से आपका नाम लिखेंगे, किसी बुक का नाम लिखेंगे, किसी कोर्ट का केस का जिक्र करेंगे, आप अपनी जस्ट टू justify your opinion, justify your wordings, justify your legal argument, वो आपकी उस चीज के अंदर एनहांसमेंट करता है, आपको उस चीज को और अच्छा लगता है। अब इम्पोर्टेंस इन लीगल प्रैक्टिस की जब बात करते हैं, कौन सी स्लाइड है? 14. Importance in legal practice in need state. Firstly, communication. Your writing is communicating your thoughts, your opinion, your wording towards the other person. The judge है, client है, किसी को भी. So this is the first way to communication. It serves as a primary means of communication between lawyers, clients, judges, other stakeholders in the legal system. That is your writing होती है. Suppose that recently I am giving the example. Recently this मंसूर शाह साहब का एक लेटर आपने देखा था. अब वो उसने अपनी पूरी बात बताने की उसने राइटिंग में लिखी. तो राइटिंग इज द प्राइमरी वे ऑफ कम्युनिकेशन. वो जजेस के दरमियान, जजेस और लॉयर के दरमियान, लॉयर और क्लाइंट के दरमियान, या किसी दो कंपनी के दरमियान. तो your writing, your written चीजें हैं, which is the first evidence, which is the first primary communication का way. What is secondly documentation? Legal writing creates a record of legal argument, transactions, advice, which can be referenced and relied upon judge. अब जो legal writing की जब बात करते हैं, suppose करें एक जज साहब फैसला अच्छा देता है, राइटिंग करेगा उसको, तो वो राइटिंग जो है, वो जो जजमेंट है, वो फ्यूचर में प्रेसिडेंट भी बन सकती है, आप यूज भी करते हो. इसी तरह वो कहता है जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो जो लीगल, तो आपकी एविडेंस भी होती है. आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका रिटन में है, कल को अगला बंदा मुकर जाता है. सो व्हाट इज दैट, कहते हैं ना कि आपके पास स्टैंडिंग क्या है. आप कहते हैं मेरे पास वो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर बना हुआ है, इसने वायलेट किया. और तो वो चीजें, दो थिंग्स which are the relevant evidences. Third one is advocacy. In litigation and other legal proceedings, written submissions can influence judicial decision and outcome. एक जज हजरात है, उसके सामने आपका खुला का सपोज मैटर है, आपने खुला की एप्लीकेशन को इतना जबरदस्त तरीके से पोर्ट्रे किया है, इतनी बेहतरीन राइटिंग लिखी है, इतना अच्छा लिखा है, तो वो अगले जज को, अगला जो बंदा देख रहा होता है ना, उसको इम्प्रेस करेगी कि इसने क्या अच्छी केस लिखी है, क्या जबरदस्त बात कम्युनिकेट की है अपनी क्लाइंट की, लीगल स्टैंडिंग, लीगल रिसर्च एनालिसिस इतना अच्छा है. तो वो सब चीजें आपका अच्छा इंप्रेशन शो करती है. तो वो मेरा एडवोकेसी में आपकी हेल्प हो जाती है. एजुकेशन एंड रिसर्च की बात वो अगेन वही है कि आप एजुकेशनल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज करते हैं रिसर्च के. अच्छा, अब हम बात करते हैं, अब ये तीन चीजें थी ना,
ये की बेसिक चीजें आपकी उस राइटिंग के लिए लीगल आपके उस चीजें। अब आते हैं स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग की बात करते हैं कि आपका अगर लीगल नोटिस या प्लेन या जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो किस तरह उसकी बनावट क्या होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग कैसे होनी चाहिए, उसको जिक्र करते हैं। स्टार्ट विद द कवर पेज एंड इंक्लूड द केस नेम, नंबर एंड डेट। जब आप अगर कोई केस का कोई आप एप्लीकेशन दे रहे हैं खुला करके बात है, तो सबसे पहले आप एक कवर जो पेज होता है उसमें जज का लिखेंगे बिफोर द कोर्ट ऑफ फैमिली जज एंड द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ फैमिली जज। जैसे पता चल गया ये फैमिली सूट की फैमिली जज के सामने है, आप लिखते हैं आगे नीचे फैमिली सूट लिखते हैं या सिविल सूट लिखते हैं, पता चल जाएगा फैमिली सूट। उसके बाद लिखते हैं इशफाक अली या शहजाद अली वर्सेस डिफरेंट। समझ में आ गई यू बात है, the other person who to whom you are doing the case is called a respondent or defendant। फिर कहता है कि आप मेरे केस नंबर लिखते हैं अगर वो होती या डेट दिखाते हैं। यूज ए क्लियर एंड प्रोफेशनल फॉर्म एंड मेंटेन कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग थ्रूआउट। अब वो बात करता है कि टाइम है ना, जैसे ना एक दिन आप 14 यूनिट होगी लाइव 20 जो भी यूज करें फॉर्म तो कंसिस्टेंट होना चाहिए, 12 कर रहे हैं 14 कर रहे हैं, दैट शुड बी क्लियर। सेकेंडली आप उसी को प्रोफेशनल फॉर्म को यूज कर रहे हैं। थर्ड वन इंक्लूड पेज नंबर ऑफ इजी एफर्ट। आपने एप्लीकेशन पेज नंबर एंड में डाले, फ्रंट पे डाले, साइड पे डाले, कहीं भी, लेकिन ताकि जब पता चले ये कौन सा पेज है। ठीक है, structure and formatting is very important। टेबल का कंटेंट्स में आउटलाइन की तरह होता है, एलिमेंट्स की तरह बात करूं तो हमेशा अपनी लीगल राइटिंग लीगल नोटिस हो या वो आपका रीडिंग हो कोर्ट की या कोई एडवाइस हो टुवर्ड्स क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमेशा हेडिंग सब हेडिंग जरूर किया है। पता चले जो मेन हेडिंग है important subheading is also important। अभी जो aspects हैं normal चीजें वो आप बाकी normal से लेते हैं। So usage of heading and subheading is also important part in your writing। तो जब हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में आपने क्या लिखना है, अगर सपोज करें आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर रहे हैं, आप एक केस फाइल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने केस ओवरव्यू देना है, बिगिन विद द ब्रीफ समरी। अब ये जो आपका सब्जेक्ट है लीगल राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स से है, जो आपका टॉपिक है। मैं अगर आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बताऊं, हमेशा आप जो भी एप्लीकेशन तैयार करते हैं उसमें जजेस वगैरह की डिटेल लिखिए, यानी कोर्ट का नाम, पार्टी का नाम, टाइटल, उसके बाद जो आप अपने फैक्ट सारे बताते हैं, जिनको आप ब्रीफ फैक्ट बताते वन बाय वन, उन सब चीजों को बताते हैं। उसके बाद लीगल अथॉरिटी से मुराद ये रिलेवेंट केस का है, रिलेवेंट लीगल स्टेटमेंट वो भी आप कोट करते हैं जस्ट सपोर्ट योर लीगल रिटन आर्गुमेंट। प्लीडिंग एंड फाइलिंग की बात करते हैं, तो जब आपकी एप्लीकेशन तैयार हो जाती है, आप उनकी एक साथ सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आप कॉपी करवाते हैं, एक अपने लिए ऑफिस के लिए एक कोर्ट के लिए, तो आप कोर्ट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएंगी, सीक्वेंस वाइज यू हैव टू सबमिट। उसके बाद आपके लीगल एनालिसिस एंड आर्गुमेंट वाली बात की, प्रेसिडेंट एंड केस विटनेस स्टेटमेंट। These are the things which are most important part of your legal writing। So legal writing में समझ में आ गई लीगल राइटिंग होती किस तरह है, में क्या लिखना है, कौन सी चीजों से अवॉइड करना है, सही है। अगर मैं ओवरव्यू देता हूँ कोई लीगल राइटिंग का इन सिंपल वर्ड्स, बेसिकली लीगल राइटिंग वो कहता है कि ऐसी चीज है जो दैट इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम बात करते हैं लीगल आगे लगा रहते हैं तो कम्युनिटी याद रखिए वकील अंदाज यूज कर रहे हैं या जजेस या एकेडमिक्स वाले या लॉ स्टूडेंट या लीगल कोर्स। अब वो कहता है कि जब भी आप अपनी राइटिंग्स को यूज करें तो योर राइटिंग शुड बी सिंपल
clear and precise. Secondly, you have to take care of font, formatting, headings, subheadings, other things. Third one, your facts or your whole story should be in sequence, in chronological order. After that, if you are using or referring something academics, academia's article, so you have to cite a proper reference. You have to use a one of vascular reference, Harvard reference भी वो यूज करना होता है. उसके बाद वो बात करता है कि अगर आप इसकी सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं तो दो डॉक्यूमेंट्स शुड बी आल्सो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये एग्जीबिशन या आपकी सॉरी एनएसएल ए ये है, एनएसएल बी ये है, एनएसएल सी ये है. पूरी फाइल रेडी करके एक फाइल बना के आप कोर्ट में सबमिट करते हैं या उस लीगल ओपिनियन को क्लाइंट को देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के साथ. सो इट शुड बी वेरी क्लियर, सिंपल लैंग्वेज, अच्छा फॉर्मल टोन, यूजिंग द लीगल टर्मिनोलॉजी. दिस इज द बेसिक definition and basic foundation of legal writing. Now we are moving further. Proceeding another topic is mooting skill. Mooting skill, it means the oral advocacy. Now oral advocacy means in front of court, in front of client, in front of anywhere. He can be a lawyer, he can be an attorney. आप अपनी बात को जब कम्युनिकेट करें अपनी जुबान से, then your words should be like, पहले बात आपकी रिटन में, अब आपकी वही सेम चीजें हम अप्लाई करते हैं ओरल पे. आपके अल्फाज का चुनाव इस तरह होना चाहिए. फर्स्टली यू शुड बी लुक लाइक ए प्रेजेंटेबल. इफ यू आर इन द कोर्ट, योर ड्रेसिंग शुड बी ऑफ एन अटर्नी. आपका काला कोट हो, काली पैंट हो, साफ सुथरे शूज हो, टाई प्रॉपर लगी हुई हो. देन जज भी समझेगा कि ही इज द अटर्नी. आप उनके सामने पेश होते हैं. Before initiating your proceedings, first of all you have to give the introduction of your case and yourself. That myself is Ishfaq Ali. I am the attorney from the defendant side. I am the attorney from the plaintiff side. Then judge will what major point कि आप defense side में proceed कर रहे हैं या petitioner side में कर रहे हैं. तो यहाँ करके उसके बाद आप with the permission of your honor, with the permission of your lord, with the permission of the court, may I proceed my further submission. अब यहाँ से आपने कहानी समझनी है. ओरल एडवोकेसी यहाँ समझने के सबसे पहले अब हम मिसाल लेते हैं एक चीज की, वकील की कोर्ट. ओरल एडवोकेसी कैसे होती है? सबसे पहले हमने बात की कि वकील का प्रेजेंटेबल होना बहुत जरूरी है. प्रेजेंटेबल मीन your dressing. It shows firstly that you are an attorney and it should be clean. Secondly, when you are on the podium, आप जब पोडियम के ऊपर हैं तो आपने स्टेटमेंट को देना है कि योर ऑनर, मैं इस केस में प्लेंटिफ की साइड पे हूं या डिफेंडेंट की साइड पे. आई एम द लीगल काउंसिल ऑफ माय क्लाइंट. दैट्स समझ. फिर जब आप इनिशिएट करें उससे पहले आप कोर्ट से तहम्मुल मंगा दीजिए, इजाजत लें. आपके अगर जज साहब कुछ पढ़ रहे हैं तो आपने बिफोर इंटरप्ट नहीं करना. जज साहब कहते हैं जी काउंसिल, आप फरमाएं जी काउंसिल प्लीज प्रोसीड. जी आप कहें क्या लेने आए, उनके हुक्म के या उसके ऑर्डर के बाद यू हैव टू स्टार्ट. व्हेन once the order is given to you, then you have to start like, अगर जैसा कुछ नहीं कह रहे, ऑर्डर नहीं दे तो आप नहीं जा सकते. With the permission of the Lord, may I proceed my facts. Facts means आपने कहानी बनाई. Your Honor, in this case, I am engaged by the defendant side or I am engaged by the plaintiff side. So I am presenting the whole case on behalf of plaintiff. Then you have to firstly you have to tell that I have filed the title of the suit. You have to tell them. Then you have to tell that
facts of the case to the judge. In between, if you have some legal backing of precedent, some backing of legal statute, then you also can portray, you can also tell to the express to the judge. At end of your argument, फैक्ट बताने के बाद, पूरी कहानी बताने के बाद जज साहब को कहते हैं कि जज साहब, हमारा लॉ ये कहता है कि इसकी सपोर्ट जो खुला की बात है, आपको पूरे खुला का मामला कोर्ट को बता दिया। आप कहते हैं कि योर ऑनर, एमएफएल मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस या कोर्ट जो रिलेवेंट स्टैट्यूट हैं जो खुला को डील करते हैं या इस्लामिक प्रिंसिपल, वो आपकी स्टैंडिंग argument to justify or better बनाने के लिए साथ कोट करते हैं। And also you are giving some case law of the Supreme Court and High Court to the particular family judge that in this case law Supreme Court has also issued या उसमें खुला के मामले में खुला की फेवर नहीं करता है। इस तरह की चीजें आपकी सपोर्ट में आ जाती हैं at the end of your argument, what you are seeking, what you are आप क्या लेने हैं रिलीफ, तो आप कहते हैं बिफोर if the court may allow then I start my prayer, कहते हैं कि your honor present मुझे इस केस में पर्टिकुलर कानून को खुला चाहिए, साथ में जो मेंटेनेंस वाली जो आपने मांगा है वो आप उसमें वो दिया जाता है, ठीक है, फिर आप बिल्कुल खामोशी से। तो व्हाट इज माय पॉइंट कि आपने अपने केस को किस तरह प्रेजेंट करना है ओरली। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होल ओरल इन पॉइंट ऑफ होल। अभी हमने सब्जेक्ट में कोई क्यूरी हो कुछ ऑनलाइन वाला कुछ सवाल है? कितनी कौन स्लाइड है और कितनी रखनी बाकी 20 हो गए हैं और 37 रहते हैं। क्लियर है, क्लियर है। What is motive? जो मैंने आपको पूरी बात बताई दरबार सरकार ऑफ द होल मोटिव। अब ये जो मोटिव की बात करता है इधर यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके पास लाइसेंस तो नहीं होता वो केस को प्लीड करें, तो यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस में एक होते हैं मूव कोर्ट कॉम्पिटिशन, वो काइंड होते हैं डिपार्टमेंटल के होते हैं, नेशनल लेवल पे भी होते हैं। उसमें होता ये है कि सपोज करें आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हो 10-15 बच्चे, मैं आपको केस देता हूँ हाइपोथेटिकल मीन आर्टिफिशियल चाहे कोई अपने बनाया हुआ केस देता हूँ। Because Sharia will represent the lady, the person who is filing for the khula, and other person, Hassan Mukhtar, will represent the defense counsel, जो उसका husband है। आपको बताता हूँ ये कहानी, अब आपने मैं जज हूँगा, आपने केस क्या करना है? आप घर जाएंगे, आपको फैक्ट्स बताएं, इशू भी बताएं, आप रिसर्च करेंगे, रिलेवेंट लॉ लगते हैं, रिलेवेंट जजमेंट देखेंगे, एक प्रॉपर मेमोरेंडम बनाएंगे, आई मीन जो आपकी सूट तैयार करके पूरा बनाएंगे, जिसमें मेमोरियल हम बोलते हैं, पूरा तैयार किया कि आप क्यों आएंगे इस अदालत में, सारे फैक्ट के और सपोर्ट में वो अपनी तरफ से आएगा, मैं एज ए जज आप लोगों को ऑब्जर्व करूँ। तो मोटिव बेसिकली जो आज के दौर में यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल्स में कराई जाती है ना, बेसिकली गिविंग द हाइपोथेटिकल सिनेरियो and then the students are represent to on particular hypothetical issue। ठीक है, मोटिव बेसिकली ये अभी बात कर रहे हैं मोटिव involves presenting legal arguments based on a hypothetical scenario or problem, often based on real cases or issues। It simulates courtroom proceedings where students get an advocate or opposing side of legal issues। सर आप कोर्ट में जाते हो, एक राइटर वकील होता है, लेफ्टर वकील होता है, जज बैठता है, इसी तरह हाइपोथेटिकल सिनेरियो के ऊपर या सम कभी कभार ये ऊपर स्टूडेंट्स को इस तरह
हमको बात करता है स्टूडेंट लेते हैं वकील अटर्नी अपने केस को प्लीड करें। दिस इज दैट now the basic and the main objectives of moving. First one is advocacy skill. Advocacy skill means which develop the skill of oral argument, persuasion and presentation. एक बच्चा एक स्टूडेंट जिसको यूनिवर्सिटी में मौका मिलता है हाउ ए लॉयर हाउ ए प्रोफेशनल अटॉर्नी प्लीड द केस इन फ्रंट ऑफ कोर्ट same opportunity is given to you in your class in your school in your college where you are the attorney. Now you have to argue on the hypothetical case. Firstly you have to wear your uniform. Secondly you will act like you are the attorney. Then you will proceed further. इसमें एडवोकेसी स्किल आपकी डेवलप होती है, आपकी आर्ग्यूमेंट्स अच्छे होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है बिफोर द कोर्ट। सेकेंडली लीगल रिसर्च। अब जाहिर सी बात है जब आप उस पोडियम पे है एटलीस्ट आपने रिसर्च की होगी, एटलीस्ट आपने लॉ पढ़ा होगा, 11 फैक्ट्स की गिरफ्त होगी, इन सब चीज़ों को अगर आपकी गिरफ्त पे मीन्स की लीगल रिसर्च दैट गुड सुना दिया आपको पढ़ना पड़ेगा करना पड़ता है लीगल रिसर्च करके आते हैं तो आपकी लीगल रिसर्च एनहेंस हो जाती है। एनहेंस से मुराद है आपकी बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, आपको इस तरह की यूनिट मिलती है जो आप इस तरह करने में करते हैं। इसी तरह वकील भी करता है, कोर्ट जाने से पहले रिसर्च करता है लॉ की केस लॉ की। थर्ड वन इज कोर्ट रूम एक्सपीरियंस। बेसिकली बच्चे जो मूड कोर्ट में इस तरह पार्टिसिपेट करते हैं लाइक दिस इज द प्रॉपर कोर्ट एंड व्हिच इज गिविंग द opportunity to the student that this is a real court and you are like an attorney. तो आपको कोर्ट रूम का ऑफिशियल फील्ड में जाने से पहले आपका एक्सपीरियंस हो जाता है। जब फर्दर लास्ट वन इज क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप स्टूडेंट होते हैं आप इस तरह का सिनेरियो या इशू दिया जाए आप इसको रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, आप एट दैट टाइम आपके कोर नजर से साबियत से देखते हैं वकील आप क्रिटिकली असेस करते हैं, आप क्रिटिकली थिंकिंग करते हैं। केस में ये भी तो पॉइंट हो सकता है, ये सपोर्ट में तो उसके अगेंस्ट में ये हो सकता है। होता है जब हम किसी लीगल इशू के ऊपर बात करते हैं तो हमारा सही टाइम थोड़ा हैकर हो जाता है, हम थोड़ा इस तरह तो वो बात करना रिक्वायर्स स्टूडेंट टू एनालाइज लीगल इश्यूज फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव फॉर्मुलेट को लेकर आती है। और उस तरह जो लॉयर होते हैं तो आपको यू हैव टू थिंक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफेंस, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्लेजेंट। अब तो आते हैं मूड के कुछ कंपोनेंट। अब ये जो पहले बात में हमने करा रियल एंड प्रैक्टिकल, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मूड को द आर्टिफिशियल उसके क्या कंपोनेंट हैं। ऑनलाइन वाले हजरात उस्मान खान, मुजम्मिल, मूड प्रॉब्लम से मुराद है स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उनको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो वाला एक इशू दिया जाता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया का कश्मीर को सपोज करें मामला है, पूरा बताएंगे केस देंगे इशू रखेंगे। आपने इसको ये केस इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा तो आपने रिसर्च करनी है इस तरह के मामला पढ़ेंगे। Components of mood problem. Definition: a hypothetical legal scenario or problem that forms the basis of the mood competition. Example: a mood problem might involve issues of contract law, tort law, constitutional law, or any other area of law relevant to the competition. It presents
facts, legal issues, and arguments for both sides, appellant and respondent. बेसिकली वो बात कर रहा है कि एक हाइपोथेटिकल आपको लीगल सिनेरियो दिया जाता है, प्रॉब्लम दिया जाता है, ठीक है, मूव कॉम्पिटिशन के लिए। उसमें होता क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर भी हो सकता है, कोर्ट लॉ के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, एनवायरमेंटल इश्यूज के ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के ऊपर कोई भी मैटर हो सकता है। उसमें दोनों पार्टी ने एक इसमें इस पूरे इश्यू में फैक्ट्स होते हैं, लीगल इश्यू क्या है और आर्गुमेंट्स फॉर द बोथ साइड अपेलेंट एंड रेस्पोंडेंट। ये चीजें मेन प्रॉब्लम के अंदर। अब प्रिपरेशन में जब आप सबसे पहले प्रिपेयर करते हो स्मूथ प्रॉब्लम को, तो आपने क्या चीजों को देखना है, क्या करना है? Preparation, research. Student conduct thorough research to understand the legal issues involved, identify relevant case laws, statutes, and legal principles. स्टूडेंट ने सबसे पहले रिसर्च करनी होगी। स्टूडेंट थॉरोली रिसर्च करते हैं, लीगल इश्यूज को देखते हैं कि भाई इसको रिलेवेंट लॉ कौन से लग रहा है, रिलेवेंट स्टैट्यूट मींस द रेगुलेशन एंड लीगल प्रिंसिपल वो कौन से लग रहे हैं, केस लॉ कौन से लग रहे हैं, उन पर बड़ी अच्छी रिसर्च करके उन चीजों को साइड में करते हैं। Argument construction. Based on research, students construct legal arguments for their respective positions, appellant or respondent. अब आर्गुमेंट कंस्ट्रक्शन को कैसे करते हैं, अपनी पूरी जो रिसर्च करते हैं उनको फैक्ट्स तो पता होते हैं, इश्यूज भी पता होते हैं, लेकिन वो रिसर्च करते हैं कि इसका लीगल जो आपके रिलेवेंट अथॉरिटी जो रिलेवेंट लॉ है सब के ऊपर रिसर्च करने के बाद वो अपने आर्गुमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे, आर्गुमेंट बेस करेंगे। आर्गुमेंट में वो क्या करते हैं, अपेलेंट साइड का भी करते हैं और रेस्पोंडेंट साइड, दोनों साइड का आर्गुमेंट को बनाते हैं। अगर हमें किस तरह पेश करना पड़ा या इस तरह पेश करना पड़ा तो वी शुड हैव द साउंड माइंड जो है लॉजिक। Written submissions. Often students prepare written submissions, moot memorials, summarizing their legal arguments and supporting authorities. अब ये सब चीजें करने के बाद स्टूडेंट ने एक रिटन मेमोरियल फाइल होती है, पूरी उसमें वो अपना फैक्ट बताते हैं, इश्यू बताते हैं, अपना एक पूरी समरी लिखते हैं, उसके बाद उनके लीगल स्टैंडिंग जो चीजें वो सब के अंदर लगा के सपोर्टिंग अथॉरिटी को बता के वो उसको सबमिट करते हैं। जब ये सबमिशन करने के बाद आपकी पहली बारी आती है ओरल एडवोकेसी। ओरल एडवोकेसी में आप क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो ना उस केस जो आपने रिसर्च किए, जो आपको फैक्ट इश्यूज पता है, जो पूरी मेहनत किए, वो ईच प्रेजेंट है आर्गुमेंट ओरली बिफोर ए पैनल ऑफ जजेस, टिपिकली फॉर्म। इतना याद तो आप उन चीजों को क्या करोगे, अब आपका मामला कोर्ट के सामने आता है, आप अपने केस को present before those judges. Secondly, respond to the question. Judges sometimes ask any type of question which can be relevant, which can be irrelevant, or outside of the box. Those questions जो आपसे पूछे जाते हैं, उनका you have to respond actively, respond very vigilantly, आपने उनको बताना होगा। तो वो इस वजह से जज सवाल करते हैं कि आपने कितनी रिसर्च की है, आपने कितनी मेहनत की है, जस्ट टू ऑब्जर्व योर एफर्ट, हार्ड वर्क, वो आपसे रेलेवेंट या रेलेवेंट सवाल करते हैं। आपने बड़ा पॉजिटिवली बड़ा विजिलेंटली सुनना चाहिए। अब फीडबैक एंड इवैल्यूएशन की बात करते हैं। जब आप अपना पूरा केस आप अपनी तरफ से पेश करते हैं, दूसरी पार्टी की तरफ से करती है, होने के बाद फीडबैक आता है। फीडबैक में जजेस अपना फीडबैक देते हैं कि भाई आपकी कहाँ गलत थे, आपने कौन सा लीगल वर्ड यूज नहीं किया, कौन सा किया तो उसको गलत किया, कहाँ आप गुस्सा हो गए, आपसे जिसने सवाल किया तो आपने सही तरीके से जवाब रेस्पॉन्ड नहीं किया। There are so many things that is common to your personality, your way of talking, your
argument, your effort, your research, the assessing you continuously until and unless you are after the podium. तो वो thoroughly सवाल आपको बताते हैं, participants को बताते हैं कि आपकी legal knowledge, clarity of argument या persuasiveness, courtroom demeanor, means courtroom ethics, etiquette, चीजें आप किस तरह से की जाएगी, वो आपको पूरा फीड करते हैं। इन सब को भी नजर यहाँ से क्लियर है। इसके बाद हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट आप ये वही आगे अब ये क्या आपको करती है, ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहली इम्पोर्टेंस है प्रैक्टिकल स्किल आप क्या डेवलप करें। प्रैक्टिकल स्किल कैसे डेवलप होता है? आप मूविंग आपको बेसिकली एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटी में। आप जो कोर्स में करते हैं वही चीज आपको यूनिवर्सिटी के अंदर प्रैक्टिकली करवाई है, वो आपको फ्यूचर में काम आएगी। दूसरा आपकी जो एबिलिटी आप लीगल आर्गुमेंट, एबिलिटी ऑफ लीगल रिसर्च वो आपके एनहेंस होती है, आपकी अच्छी होती है। जब आप स्टूडेंट लाइफ में मूविंग की तरह कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी वो चीजें बेहतर हो जाती है। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग लीगल प्रिंसिपल। अब मूविंग बेसिकली आपको लॉ की अंडरस्टैंडिंग देता है, जैसे वो कहता है डीपन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्सटेंटिव लीगल प्रिंसिपल एंड हाउ दे आर अप्लाइड इन प्रैक्टिस। अब जब आपको इशू किया जाता है तो आप रिसर्च करते हैं रिलेवेंट लॉज की, इश्यूज की, रेसिडेंट्स की, तो होता ये है आपको पता चलता है इस इशू पे ये वाला लॉ कैसे लगता है, इसकी किस तरह इसके इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर है, तो वो आपको एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देता है आफ्टर लॉ। thirdly कॉम्पिटिटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब ये क्या होती है? पार्टिसिपेशन इन मूव कोर्ट कॉम्पिटिशन, फॉस्टर हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट्स एंड प्रमोट टीमवर्क एंड कोलैबोरेशन विद द टीम। आप जब जो ये होते हो टीम के चार होते हैं, एक रिसर्चर होता है, रिसर्चर होते हैं, आपके एडवोकेट्स होते हैं, आपके अंदर कोलैबोरेशन होती है, आप टीम वर्क करना सीखते हो, दूसरे के साथ एक मेंटल अप्रोच का गाइडिंग करते हो, तो आपकी कोलैबोरेशन टीम वर्क होती है, आपको सिखाती है। इन कैरियर प्रिपरेशन से बड़ा देखिए कि आप उधर मूड कोर्ट में मूडिंग एक्सपीरियंस हाईली रिगार्डेड बाय एम्प्लॉयर्स इन द लीगल प्रोफेशन, डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रैक्टिकल स्किल, लीगल नॉलेज एंड डेडिकेशन टू एक्टिविटी। अब आपकी जो फ्यूचर का अपने कैरियर को चूज करना है, अटॉर्नी या सोलिसिटर या व्हाटएवर, वो आप भी से अपने आप को तैयार करना है, अच्छा रिसर्चर, अच्छा एकेडमियन, तो आपकी कैरियर की तरफ से चीज हेल्प करती है, बड़ी वैल्यू है। इसके बाद एग्जांपल आप मूव कोर्ट क्या होता है, जैसा मैंने कहा कुछ इंटरनल यूनिवर्सिटी मूव्स होते हैं, जिस हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हम करा रहे हैं, ठीक है, इंट्रा डिपार्टमेंटल मूव कोर्ट का कॉम्पिटिशन। दूसरा होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल मूव कोर्ट कॉम्पिटिशन। नेशनल एंड इंटरनेशनल सपोज करें पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी पहले वो कॉम्पिटिशन कराते हैं पूरे पाकिस्तान से टीम का, कुछ होती है इंटरनेशनल, फिर आप इंटरनेशनली टीम करने मुल्क से एक दो टीम का पार्टिसिपेट नहीं होगा। इट मींस के जो मूविंग की चीजें हैं, जब मैं बात कर रहा हूँ कैसे समझें कि ये इस तरह कोर्ट में होता है, इसी तरह ये हाइपोथेटिकल या रियल इश्यू के ऊपर इस तरह के स्टूडेंट्स अपना लाइफ में Mooting skill. Definition. Mooting is the oral presentation of a legal argument in a stimulated courtroom setting, often involving a mock trial or appellate proceeding. Importance. Mooting enhances advocacy, legal research, and public speaking skills. It provides students with practical experience in presenting legal arguments before a panel of judges. Illustration. Students participating in a moot court competition might be given a fictional case to argue before a panel of judges. They would need to research, prepare legal arguments, and present them orally, stimulating a real court experience. mooting skill में
करते हैं बिफोर द फाइनल आप देते हैं आप देते हैं उसमें ये आपकी क्या करती है, ये आपको हेल्प करती है टू सपोर्ट इन योर रिसर्च आपकी अच्छी होती है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होती है, आपकी ओरल रेटोमेसी अच्छी होती है। इस चीज़ों की वजह से just to participate, just to hard work in the time development program. Research and preparation. Before a moot, conduct through legal research to understand the relevant laws, precedents, and legal arguments. A well-prepared mooter is more likely to present a compelling case. Oral advocacy. Develop effective oral advocacy skills, including the ability to articulate legal arguments clearly and persuasively. Practice maintaining composure and confidence while responding to questions from judges or opponents. Use of legal authority. Referencing the bundle and citing legal authorities during a moot is crucial. Ensure that your arguments are grounded in solid legal principles and supported by applicable case laws and statutes. मेरी बात करता है कि आपकी जो रिसर्च होती है वो अच्छी होती है, तो आप रिसर्च में प्रेजेंटेशन करते हैं तो जैसा आपको ढूंढते हैं प्रेसिडेंट्स को रेलेवेंट लॉज तो आपकी वो एक स्किल आपका ऐड हो रहा है। दूसरी ओरल एडवोकेसी को बताता है कि आप जब आपने जब एक न्यूट्रल जब आपने प्रेजेंट करना है तो आपके आर्गुमेंट सॉलिड होने चाहिए, उस आर्गुमेंट को जस्टिफाई करने के लिए लॉज केस का वकील होने चाहिए, आपकी क्लियर वर्डिंग्स होने चाहिए, पर्सुएसिव मैसेज होना चाहिए। लीगल अथॉरिटी जब आप कोई बातों को बता रहे होते हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, जो आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, तो आर्गुमेंट की ब्रेक के लिए सपोर्टिव रेफरेंस देना जरूरी होता है। ये इस किताब में लिखा है, ये फला जज ने कहा, ये फला जज ने जजमेंट में, तो वो आप एक अच्छा इंप्रेशन जज के ऊपर rebuttal and contra arguments. Be prepared to respond to opposing arguments with well-reasoned rebuttals, anticipate potential contra arguments and address them convincingly, showcasing your ability to think on your feet. Professionalism. Approach mooting exercises with professionalism. This includes proper courtroom etiquette, respectful interactions with judges and opponents, and adherence to time limits. Dressing appropriately also contributes to a professional demeanor. अच्छा वो बात करता है कि जब आपकी दोनों साइड के आर्गुमेंट ये जज का पैनल है तो उसमें जज बैठे ये प्लेंटिफ साइड आता है ये डिफेंडेंट साइड आता है प्लेंटिफ हम पूरा केस लगा चला जाएगा तो डिफेंडेंट आएगा जजेस क्वेश्चन इनसे भी करेंगे ठीक है उसके बाद जो टाइम दिया जाता है इन रीबटल अगर कोई ऐसी चीज उन्होंने नहीं बताई है न्यू बताई है उसके ऊपर ये आप काउंटर कर सकते हैं या नहीं चीज को उनका काउंटर आर्गुमेंट ये इसको बोलते हैं रीबटल एंड काउंटर आर्गुमेंट। प्रोफेशनलिज्म से बड़ा जो मैंने बात की सबसे पहले यू हैव टू ड्रेस लाइक ए प्रोफेशनल फर्स्ट सेकेंडली यू हैव टू रेस्पेक्ट द कोर्ट एटमॉस्फेयर यू हैव टू रेस्पेक्ट द जजेस यू हैव टू रेस्पॉन्ड वेरी रेस्पेक्टफुली यू हैव टू रेस्पॉन्ड वेरी जो अच्छे मैनर होते हैं उस मैनर से यू हैव टू रेस्पॉन्ड जजेस आपसे सवाल पे सवाल करें you have to listen them very actively. ऐसे नहीं आप judges को at a time during the asking question you cannot stop them. लेकिन आप बोलते हैं बच्चे नहीं आते जैसे सवाल कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर सुनिए. When the one judge is done, then you can respond very actively one by one. This is basically professionalism में टाइम limit का क्या करना होता है आपको महसूस टाइम limit 7 मिनट 8 मिनट पूरे 7 मिनट में you have to cover your facts, your issues, your arguments and in between you have to respond to those questions which were raised by the judge. So उस पूरे टाइम का you have to maintain the decorum of the court. These were the basic things in Oral presentation. Clearly articulate your arguments, maintaining a logical flow.
use persuasive language, and maintain a confident demeanor. Organization. Reference the bundle during your oral presentation to maintain a structure and organize arguments, clearly state the issues, present the facts, and provide legal analysis. कोई बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि आपको आर्गुमेंट्स को क्लियर लैंग्वेज में आर्टिकुलेट करें, प्रेजेंट करें बिफोर द जज. सेकेंडली, मेंटेन ए लॉजिकल फ्लो. When from where you have started your point, your fact, your argument, then consistency होनी चाहिए बात में. आपकी लैंग्वेज की होनी चाहिए and you should be confident. Answering questions and when you are responding to the judges, then you have to really take care of actively listening and responding very respectfully. This is the basic. Clarity and conciseness. आपकी oral activity clear, concise हो और easy to follow समझ में आना चाहिए. Time management again, the thing. आपने टाइम का ख्याल रखना होता है. रिपोर्टर एंड सैलरी रिपोर्टर उसमें आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि काउंटर आर्गुमेंट करें, नहीं कुछ चाहिए. प्रोफेशनल रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट में इन का कौन स्लाइड सर 37 सर कितने लगे सर 20 वो हम देख क्या आपको बता रहे हैं ये अभी हमारी वेरिफिकेशन चल रहा है. सवाल हो गया ठीक है. Relate to the scenario. Establish a clear connection between the identified authority and the scenario at hand. Examine how the facts of the case align with or distinguish from facts in the scenario. आपने कैसे रिलेट करना है ये क्लास को पूरी रिसर्च को आपने अपने केस पर रिलेट करना है कि कौन सी चीजें रिलेट हो रही हैं, कौन सी नहीं हो रही, उनको डिस्टिंग्विश करना है. Choose the main theme for your argument. Based on your analysis, choose the main theme or legal principle that will be foundation of your argument. This theme should encapsulate the core legal issues and provide a framework for your presentation. आपकी इतनी पूरी बात है, इतनी पूरा मसला है, आर्गुमेंट क्या है, उस आर्गुमेंट में भी आपने डिस्टिंग्विश करना है which are the crucial, which are the important argument which you have to first clear. इसमें आपने वो रखनी है क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है, इसको कब करना है, किस वक्त करना है. जो दूसरे हैं वो उसके सेकेंडरी होगा. Prepare responses to likely questions. Anticipate potential questions from judges, opponents, or instructors. Evolve well-designed responses supported by the identified authorities. वो कहता है कि जजेस आपसे सवाल भी कर सकते हैं. आपने ये केस का काम निकाला, केस का में क्या लिखा हुआ है, ये लॉ कहाँ लिखा हुआ है, इसी तरह का सवाल जो होता है उसको यू हैव टू टेकल इट वेरी केयरफुली. उसके रिस्पॉन्ड के लिए आपने पहले से ही अपने आप को तैयार करना है, तैयार करना है. Create an outline of argument. Organize your argument in a logical and structured manner. Create an outline that includes introduction, briefly introduce the case, the main theme and your position, statement of facts, present the key facts of the case and their relevance to the scenario, legal analysis, discuss the relevant cases and statutory provisions, explaining how they apply. Main theme argument. Elaborate on your main theme, weaving it into the legal analysis. Counter arguments address potential counter arguments and explain why they are not persuasive. Conclusion. Summarize your main points and restate. अच्छा आप देखें पीरियड आउटलाइन आर्गुमेंट में वो बात कर रहा है
आप जज के सामने जाते हैं या पैनल ऑफ जज के सामने जाते हैं, यू शुड हैव द आउटलाइन व्हाट यू हैव टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ द, आपने क्या कहना है। सबसे पहले जो बात करता है कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, आपको अपने फैक्ट्स का पता होना चाहिए। तो आपने ब्रीफ इंट्रोड्यूस करना है जिसमें आपकी स्टैंडिंग पोजीशन क्या है आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, you have to incorporate all the relevant facts that are important. So you have to explain it down, you have to write it down. वो आपके उसमें statement of fact में बताने हैं, जो key आपके fact है। Key fact means important. Legal analysis की बात जब कर रहे हैं, it means कि those laws, case laws, statutory provisions, ठीक है ना, उनकी आपने explain करना है how they are applying in your area, किस तरह के that moment हो रहे हैं। फिर कहता है main theme argument, आपने कुछ arguments बनाने की थी करते main argument, important argument। इसके बाद counter arguments में आपने जब वहीं से कोई argument आता है तो आपने उसको counter argument करना होता है या आपने उसी की किसी बात पे करना है, उसको भी आपने प्रिपेयर करना है। फाइनल में conclude करना है, summary देनी of the whole main points in restating your position. ये मूल कोड की हम बात कर रहे हैं। Presenting arguments effectively is a crucial skill in legal advocacy. Here, a step-by-step guide on how to structure and present your arguments, whether in a moot court, court hearing, or any legal setting. अभी आर्ग्यूमेंट्स को आपने किस तरह पेश करना है, मूल कोर्ट में या कोर्ट हेयरिंग में, उनकी हम पेश करेंगे। They state the issue why you are in the court. There is something which happens with you, that's why you are in the court. So you have to state the state means you have to write it in an issue. issue आपने बताना है, उसके अब उसमें क्या लिखा है? Begin by clearly stating the legal issue or question. So your argument frame the issue in concise and precise manner. Example, the key issue before the court is whether the defendant is liable of breach of contract due to the delayed delivery. सबसे पहले आपने कोर्ट को इशू बताना है कि why you are in the court. The issue is that कि क्या अगला डिफेंडेंट या अगली पार्टी इस चीज के लिए लायक है या नहीं है। This is the major question. Now, if you are in the favor of that person, then you have to justify that person. If you are opponent counsel, you have to justify the opposition. So firstly, you have to state the issue. Secondly, state your roadmap. What is the roadmap? Briefly outline what you have intent to cover in your argument, provide a roadmap for your idea. This helps judges and stakeholders follow the structure of your presentation. State your roadmap में जो होता है, आप जज को पहले ही बता देते हैं ये मूल कोड की बात कर रहे हैं। आप बताते हैं कि उर्दू वाला मैं अपने 8 मिनट का कराता है, उस 8 मिनट में मैं अपने इशू, ब्रीफ है, अपने आर्गुमेंट और कंक्लूड करूंगा। ये मेरी चीजें हैं। This is the roadmap of your जो आपके आगे वो हैं, वो आप जजेस को बताना होता है। ये मूल कोड की अब इसका एग्जांपल में बताया है, I will address the contractual obligation. Firstly, regarding delivery of time. Next, I will discuss the unforeseen circumstances that led to the delay. Finally, I will demonstrate the defendant acted reasonably given their circumstances. मैं अगर सपोज कर उस इशू के बारे में बता रहा हूँ, तो क्रोनोलॉजिकल या सीक्वेंस में आपने वो चीज समझ में आया। अच्छा, आप इन चीजों पर डिस्कस करेंगे फर्दर बात करेंगे। Then third is the most important तो बताया key engagement which are the facts. Provide a clear and concise presentation of the relevant facts. Stick to essential details that support your legal argument. आपने facts बताने हैं, those facts which are near and relevant to your, या relevant of your
जो आपकी स्टोरी है वही पोर्ट्रे करने वही। Example is a contract specified delivery date descended due to unforeseen descended defendant encountered delay. These delays were beyond the defendant's control and were promptly communicated to the client. अब उसने एक बात बताई कि यार ये असल कहानी इस तरह थी, क्यों डिले हुआ था, तो आपने फैक्ट्स को एक तरीके से बताना होगा। कवर लीगल इश्यूज, कवर लीगल इश्यूज की जब बात करते हैं तो आपने रिलेवेंट लॉ, रिलेवेंट केस लॉ, स्टैट्यूटरी प्रोविजन की बात है कि ये लॉ मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे केस से रिलेटेड है या थोड़े बहुत रिलेवेंट, तो आपने इन चीजों को भी बताना जरूरी है। बिकॉज दीज आर द मेजर स्टैंडिंग, अब कोर्ट में होते हैं तो आप ये चीजें नहीं होती हैं। Handle questions. Be prepared to address questions from the judge or opposing counsel. Respond with clarity, confidence, and reference relevant part of your argument or the legal authority. Example: Your Honor, I appreciate the question. In my earlier discussion, I highlighted relevant point. This principle aligns with the established precedent in case supporting the defendant's position. Handle questions के बाद ये suppose करें आपसे जैसा कोई सवाल करते हैं मूल की बात है, firstly you have to say that your honor I appreciate the question, आपने जो सवाल किया है मैं उसको appreciate करता हूँ, but you have to discuss, आपने अपना उसको किस तरह justify करना है, उसको question handle करने वक्त आपने उसको पहले सुनना है, सुनने के बाद then you have to say that your honor, your excellency, परमिशन आप दे सकते हैं, तो वो आपने जरूर रिस्पेक्टफुल मैनर, रिस्पेक्टफुल मैनर, हाँ रिस्पेक्टफुल, फिर समअप करना है, समअप मीन्स के कंक्लूड करना है। Provide a concise summary of your main arguments, reinforce your position and key legal principles supporting it. Example: In conclusion, the defendant should not be held liable for breach of contract as the delay was caused by unforeseen circumstances. The law recognizes exceptions for such situations as evidenced by legal authority. Sum up करना है at the end of the argument, at the end of the presentation, you have to sum up the whole thing. आपने बतानी है पूरी तस्वीर again concise manner में, ये चीज़ और what you are expecting from the court, तो आपने बताना है। अच्छा अब यहाँ एक चीज आती है, ये चीज पढ़ें। Address points made by opponent. Acknowledge and address the key points made by your opponent. Use this opportunity to refute opposing arguments and reinforce your position. Example: Counsel for the claimant argued opposing point. However, it's crucial to note that counter arguments crucial to note that counter argument this distinction further supports the defendant's position. The address point made by opponent, ये अगर opponent कोई बात करता है, आप उनमें से नहीं निकालते हैं, आप उनको क्या करते हैं कि वो चीज़ सामने रखते हैं कि यार ये चीज़ इस तरह नहीं की ऐसे, आप उसको वो करते हैं आगे। Assalamu alaikum everyone. My name is Muzammil. Muzammil, please proceed it आपकी assignment में सामने distinguish between civil and criminal code. ठीक है sir. The topic of my presentation is the distinguish between civil and criminal courts. सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, सिविल कोर्ट्स के बारे में। नंबर 4 पे आती है मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड इससे अपर क्राउन कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील, क्रिमिनल डिवीजन एंड सुप्रीम कोर्ट। आवाज आ रही है? जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। ठीक है, ये
सर ये मैंने अलग अलग एक्सप्लेन किया है, क्रिमिनल कोड्स को अलग उसमें डिफाइन किया है, एंड इसके बाद हम सिविल कोड्स को डिटेल से बात करेंगे। मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, सुन रहा हूँ आपकी बात को। मुझे थोड़ा आप अपनी असाइनमेंट को है ना खुद ब्रीफ करें। ब्रीफ करने से मुराद आप अपने सामने खोलें, पहले बताएं कि सर सिविल कोड ये होती है, क्रिमिनल जी कोड ये थोड़ा डिफरेंस करें, उसके जी बाद सर, सब कोड्स हैं उनको बताएं। जी जी अभी नेक्स्ट में सर हम बात करेंगे ना इसके बारे में। सबसे पहले सर ये आ जात क्रिमिनल कोर्ट आ जाती है, इसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट। जी जी आप बोलते हैं, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते हैं। एक सेकंड एक सेकंड। Magistrate court. This is the first level of criminal justice system dealing with the less serious offenses. मतलब क्रिमिनल कोड्स किन चीजों को डील करती हैं? सर एक सेकंड, मतलब सच एज मर्डर, रॉबरी। अच्छा, तो क्रिमिनल में सबसे लोएस्ट कोड कौन सी है यूके में? क्रिमिनल में सर मजिस्ट्रेट कोर्ट, और हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, और इनकी अपील कहाँ जाती है? सर मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद क्राउन कोर्ट, इसके बाद कोर्ट ऑफ अपील क्रिमिनल डिवीजन, एंड देन सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मैं राइट? और अगर आपसे सवाल करूं कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो क्रिमिनल ट्रायल उनका होगा या वो क्रिमिनल के अंदर डील होंगे? कौन से केसेस हैं सर? एक कौन, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं लैंड के मैटर्स क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सेकंड। नो सर। और कॉन्ट्रैक्ट के मैटर? कॉन्ट्रैक्ट के मैटर भी सर, कॉन्ट्रैक्ट के मैटर ये सिविल उसमें जाएंगे, सिविल कोर्ट्स में। और फैमिली मैटर? फैमिली मैटर सर ये अपना ये सिविल कोर्ट्स में जाएंगे, और इसके बाद फिर ये हाई कोर्ट्स में जब जाएंगे तो वो फिर उसमें फैमिली डिवीजन बेंच में डिवाइड हो जाएंगे। ये फिर वहां देखे जाएंगे। ठीक सर? प्लीज प्रोसीड फर्दर। ठीक है। आगे आप आगे अपनी कंटिन्यू करें प्रेजेंटेशन को। ठीक है। Before I sent into the Crown Court, Magistrate Court conduct preliminary hearing for indictable offences. Our criminal cases begin in the Magistrate Courts, and 90% cases are end there. Means के 90% cases जो हैं वो यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। इससे ऊपर आ जाती है क्राउन कोर्ट। क्राउन कोर्ट डील विद द सीरियल क्रिमिनल ऑफ केसेस, मतलब ये सीरियस किस्म के केसेस को डील करती है, सच एज मर्डर, रेप, रॉबरी, एंड इट हैज अथॉरिटी टू हेयर अपील फ्रॉम मजिस्ट्रेट कोर्ट। इनके पास अथॉरिटी होती है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट से दी गई अपील्स ये सुन सकती हैं। द क्राउन कोर्ट हेयर केसेस ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड डील विद द सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। ये मैं सॉरी मिस्टेक हो गई है, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट सॉरी ट्रांसफर करती है क्राउन कोर्ट्स को, ताकि वो मोर सीरियस क्रिमिनल केसेस के साथ डील कर सके। सही बता रहे हैं आगे। ठीक है, एक सेकेंड मैं यहाँ से सर इससे ऊपर आ जाती है कोर्ट ऑफ अपील क्रिमिनल डिवीजन। सर कोर्ट ऑफ अपील क्रिमिनल डिवीजन इज द is plays crucial role in the criminal justice system overseeing appeal from the crown court। जी क्राउन कोर्ट्स की तरफ से जो में जो अपील की गई होती हैं वो यहाँ सुनी गई होती हैं। अपील कैन बी मेड इफ डिफेंडेड फील दैट द सेंटेंस imposed in excessive or not in the line sentences or guideline। ये मतलब चेक करती है कि अगर किसी ने भी अपना अपील की है कि मतलब उसके मुताबिक है या नहीं। द कोर्ट कैन वेरी सेंटेंसेस, रिड्यूस इट और सम टाइम इंक्रीज इट इफ इट बिलीव द ओरिजिनल सेंटेंसेस वाज टू लीनियंट। अदालत सजा को तब्दील कर सकती है एंड इसे कम कर सकती है या कभी के बाद बढ़ा सकती है अगर इसको यकीन हासिल हो के सजा नरम थी या मतलब बहुत कम थी। सही बता रहे हैं जी। ठीक है सर। सर इससे ऊपर आ जाती है सुप्रीम कोर्ट, इसको मैंने अलग किया है इसीलिए ताकि ना ये मिक्सअप ना हो। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है यूके में?
Supreme Court. Sir, this is the highest court. Supreme Court hears appeal from the Court of Appeal Criminal Division and Civil Divisions. ये मतलब both की केसेस डील्स करती है सर, राइट? गुड एफर्ट्स, नाम क्या है? मुसम्मिल। मुज़म्मिल अमजद, गुड एफर्ट्स, थैंक यू। बाकी आपके कुलीग किधर हैं? ओस्मान एंड इजहार एंड बाकी किधर हैं? सर उनसे तो कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारा आपस में भी इतना कोई खास राब्ता नहीं है। चलें वो बाकी पेशेंट में एब्सेंट ही होंगे, शायद आप उनको वेटिंग उसमें। ठीक, थैंक यू मुज़म्मिल। सर एंड कर दूं या अभी आगे एक्सप्लेन करना है अभी? मुज़म्मिल लेक्चर हमारा एंड हो चुका है आज का, जो हमारा डिफरेंस ऑफ बिटवीन मूटिंग और आई मीन ओरल एडवोकेसी एंड लीगल राइटिंग, वो समझ में आई है ना आपको चीजें? यस सर।